मेरे डीएम्स में डेट पे चलोगे क्या कि मैसेज कम है, और डेट कैसे याद करें भैया कि मैसेज ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात यह है इसका सल्यूशन मेरे पास है। अगर डेट्स को याद रखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक को फटाफट रिवाइज करना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम में आग लगाना चाहते हो, तो परचेज करो द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन के थ्रू आप इनको एक्सेस कर पाओगे, तो देरी किस बात की है, जाओ और एक्सेस करो हमारे प्रीमियम नोट्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे विजयनगर चैप्टर का रैपिड रिवीजन। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। सीधे स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सबसे पहले बन जाता है कि विजयनगर को सिटी ऑफ विक्ट्री भी बोला जाता है, इस जगह को हम्पी नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक सेकेंड, विजयनगर की थोड़ी और बात कर लेते हैं। विजयनगर एक सिटी है, एम्पायर है, क्या है ये? एक विजयनगर एम्पायर भी है, आपको साउथ इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी कैपिटल जो सिटी थी उसका नाम भी क्या था, विजयनगर। इसी जगह को हम, इसी सिटी को हम सिटी ऑफ विक्ट्री भी बुला सकते हैं, विजयनगर, और इसको हम हम्पी नाम से भी जानते हैं। हम्पी नाम कहाँ से आता है? यहाँ की लोकल गॉडेस थी पंपा देवी, उनके नाम से हम्पी नाम यहाँ पे डिराइव होता है। अब कोई भी जो एम्पायर होता है वो तो हिस्ट्री में लॉस्ट हो जाता है, फिर हम उसको रीफाउंड करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री। तो कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी ने 1800s में हम्पी के जो रूइंस थे उनको लाइट में लेके आए, वर्ल्ड अटेंशन में लेके आए। इन्होंने यहाँ के फर्स्ट सर्वे मैप्स वगैरह बनाए। 1856 के बाद से हमें देखने को मिलता है कि फोटोग्राफर्स वगैरह वगैरह यहाँ के मॉन्यूमेंट्स वगैरह को फोटोग्राफ कर रहे थे, ताकि दूर से बैठे लोग भी, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह, इनको स्टडी कर सकें। 1836 में हमें देखने को मिल जाता है कि एपिग्राफिस्ट वगैरह जो थे वो यहाँ के इंस्क्रिप्शंस वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, उनको स्टडी वगैरह कर रहे थे। अब आती है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि एमसीक्यू में भी आ सकती है, आंसर में भी आप लिख सकते हो। 1336 यानी कि 14th सेंचुरी में जब ये एम्पायर फाउंड हुआ था। एम्पायर को फाउंड किया था टू ब्रदर्स हरिहरा एंड बोक्का ने। अब किसी भी एम्पायर के कुछ राइवल पावर्स तो हमें देखने को मिलेंगे ही। तो सदर्न साइड में तो इसके कोई राइवल पावर्स नहीं थे, तो क्योंकि साउथ में तो ये था ही, लेकिन नॉर्दर्न साइड में हमें इसके राइवल पावर्स देखने को मिल जाते हैं। एक है डेक्कन सुल्तान जो थे, और दूसरे होगा गजपति रूलर्स हमारे उड़ीसा के। अब क्यों राइवल्स थे, क्यों compete कर रहे होते थे? क्योंकि ये जो फर्टाइल लैंड है, सबको चाहिए कि उनके अंडर में हो, यहाँ पे जो ट्रेड हो रहा है सब उसको कंट्रोल करना चाहते थे। तो जो हमारे विजयनगर के रूलर्स थे, इन रूलर्स के साथ compete करते थे लैंड के लिए, ट्रेड के लिए, एक्सेट्रा के लिए। अब जो विजयनगर के एम्परर्स थे, रूलर्स थे, वो खुद को बुलाते थे राय, कृष्णदेव राय। तो ये राय टर्म किसके लिए यूज किया जाता है? रूलर्स के लिए। अब यहाँ पे मल्टीपल डायनेस्टीज हमें देखने को मिल जाती है जिन्होंने रूल किया था। सबसे पहली डायनेस्टी आती है, आपको ऑर्डर में याद रखना है। पहली डायनेस्टी आती है, एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, वो है संगम डायनेस्टी 1336 से 1485। उसके बाद सलूवाज आते हैं। अब सलूवा कोई एक रूलिंग डायनेस्टी नहीं है, मतलब एक फैमिलियल डायनेस्टी नहीं है, बल्कि हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री कमांडर्स थे जो पावर में आ गए थे। मिलिट्री कमांडर्स ने यहाँ पे पावर टेक ओवर कर ली थी। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मिलिट्री कमांडर्स का भी इस जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे। उसके बाद आती है तुलुवा डायनेस्टी, बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, उसके लिए अलग से मैंने पेज डेडिकेट किया हुआ है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है। इवन हमारे सैंपल पेपर अगर आप परचेज करते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से, तो वहाँ पे भी जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, उनमें आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट 8 मार्क के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको अगर आप परचेज करते हैं, फिल करके हमें सेंड करते हैं, तो उसका एनालिसिस में, चलो छोड़ो, क्या प्रमोशन करना, कितनी बार करूंगा, पता तो है तुमको। हमारे सैंपल पेपर आए हुए हैं जो कि ह्यूमैनिटीज के बेस्ट सैंपल पेपर टू हैव एवर एग्जिस्टेड है, तो परचेज कर लो। हाँ, कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि मिलिट्री वाइज भी बहुत स्ट्रेंथन किया इन्होंने अपने एम्पायर को, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस भी किया, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट इन्होंने अपनी पावर को किया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है जिसको आपको ध्यान से सुनना है, डेट्स आपको याद करनी पड़ेगी। 1512 में इन्होंने तुंगाभद्रा और कृष्ण रिवर्स के बीच का जो दोअब था, जिसको बोलते हैं रायचो दोअब, उसको इन्होंने एक्वायर किया। 1514 में इन्होंने उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनको सबड्यू किया, उनको दबा के रखा। 1520 के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलता है कि जो बीजापुर के सुल्तान थे उन पे इन्होंने मल्टीपल वॉर्स में डिफीट उनको इन्फ्लिक्ट करी। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जितने भी कंपीटिंग रूलर्स थे उनको ये दबा के रख रहे थे, खुद की स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। लेकिन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलती है, बल्कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि इनके टाइम पीरियड में पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। हमें इनके टाइम पीरियड में देखने को मिलता है कि बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बड़े बड़े गोपुराम्स ये बनवा रहे हैं। अब गोपुराम क्या होता है,
आपको पता ही होगा यार, रैपिड रिवीजन सीरीज देख लो, चैप्टर आप पढ़ चुके हो, पता ही होगा, लेकिन आगे जाके हम और अच्छे से इनकी बात कर रहे होंगे। तो इन्होंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क कराया। इन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप, मतलब कोई एक सिटी है उसके आजू बाजू आउटस्कर्ट्स में, आसपास के रीजन में अगर आप एक टाउनशिप बनाते हो तो उसको बोलते हैं सब अर्बन टाउनशिप। वो बनाया नागालापुरम अपनी मदर के नेम पे। नागाला देवी इनकी मदर का नाम बताया जाता है, तो बोला जाता है उनके नाम पे इन्होंने एक ये बनाया। 1529 में फाइनली कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो पूरा एम्पायर था ना, वैसा खसकने लगा, ढीला पड़ गया। इसके बाद हमें देखने को मिलती है हमारी फाइनल डायनेस्टी, द अरोवधु डायनेस्टी। 1542 के बाद ये कंट्रोल में धीरे धीरे आने लग गई। 1565 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जिसके बाद हमारा पूरा डाउनफॉल इस एम्पायर का आ जाता है। क्या होती है, नाम याद रखना है, राम राय। राम राय जो कि विजयनगर के यहाँ के हमारे अभी के चीफ मिनिस्टर थे। ये अपनी जो आर्मी है ना, ये आर्मी लेके लड़ने जाते हैं कंपीटिंग रूलर्स के साथ। बैटल का नाम है बैटल एट राक्षसी तंगाड़ी, जिसको तालीकोटा भी बोला जाता है। और यहाँ पे जितने भी आजू बाजू के रूलर्स थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा के जो रूलर्स थे, इनकी कंबाइंड आर्मी ने इनको हरा दिया और इनके धागे खोल दिए। फिर जो विजयनगर सिटी था, इसको सैक कर दिया गया। मतलब जो जीता भाई वो आगे लूटपाट मचाने लगा, तोड़फाड़ मचाने लगा, और बेसिकली विजयनगर सुट गया यहाँ पे। लेकिन एक चीज याद रखना कि विजयनगर रूलर्स के और इनके आसपास जो सुल्तान थे, उनके रूलर्स हमेशा ही, उनके रिलेशंस हमेशा हॉस्टाइल नहीं थे। हमें क्या देखने को मिलता है कि कृष्णदेव राय ने सल्तनत में एक क्लेमेंट्स ऑफ पावर्स थे, उनको सपोर्ट किया कि भाई हाँ तुम आ जाओ, रूल में आ जाओ, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, रूल में आने के लिए हेल्प कर सकते हैं। कृष्णदेव राय एक टाइटल होल्ड करते थे, स्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। यवन मतलब क्या होता है, अगर पिछला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़े तो आपको याद होगा कि ग्रीक्स के लिए जनरली यवन टर्म यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या एक जनरलाइजेशन देखने को मिलता है कि सुल्तान के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि उनका किंगडम इन्होंने स्टेब्लिश कराया था। तो बेसिकली जो भी नॉर्थ ईस्टर्न साइड से लोग आते थे ना, उनको कई बार यवन टर्म से डिस्क्राइब कर दिया जाता था। तो कृष्णदेव राय इस टाइटल को बड़े प्राउडली ले रहे हैं कि मैंने इनका किंगडम एस्टेब्लिश किया, मैंने क्लेमेंट ऑफ पावर को सपोर्ट किया। सेम हमें देखने को मिलता है सुल्तान की तरफ से कि सुल्तान ऑफ बीजापुर जो थे, जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा, तो उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट दिया। तो बेसिकली एक रिलेशन देखने को मिलता है कि दोनों ही चाहते थे कि पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे। लेकिन हुआ यूँ था ना कि हमारे राम राय जी ने कोशिश की थी कि सबको आपस में लड़वा देंगे और खुद ऊपर इमर्ज कर जाएंगे एज विक्टोरियस, लेकिन सब लोग मिल गए और इनको हरा दिया। अब हम बात कर लेते हैं मिलिट्री चीफ्स के बारे में। किंग्स को राया बुलाया जाता है, मिलिट्री चीफ्स को नायक बुलाया जाता है। यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट इनोवेशन देखने को मिलता है, अमर नायक सिस्टम। इसको बोला जाता है दिल्ली सुल्तान का जो इकता सिस्टम था उससे ये सिस्टम डिराइव होता है। ये नाम याद रखना, एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसका डिस्क्रिप्शन भी 3 मार्क के लिए आ सकता है, हो सकता है कंबाइंड आंसर बने 8 मार्क के लिए। तो पूरे डिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं। अमर नायक कौन थे? अमर नायक थे यहाँ के मिलिट्री कमांडर्स। तो जो राया लोग होते थे ना, इन अमर नायक को टेरिटरीज देते थे कि ये रीजन है जहाँ पे तुम्हें गवर्न करना है, तुम एक आर्मी कंटिजेंट बनाओगे, उसको उस रीजन को पूरा रूल करोगे, लेकिन हमारे अंडर में रहोगे। तो जो रायास वगैरह होते थे वो कई बार इन मिलिट्री कमांडर्स की आर्मी को यूज कर रहे होते थे अटैक करने के लिए, मे बी किसी से लड़ने के लिए। तो ये हमें पूरा देखने को मिल जाता है कि ये किंग है और इनके अंडर में इन्होंने काफ़ी सारे मल्टीपल अमर नायक्स को असाइन करके रखा हुआ था। लेकिन इसका एक डाउनफॉल हमें क्या देखने को मिलता है कि जब एक किंग की पावर कमज़ोर पड़ेगी तो यही अमर नायक जैसे ही देखें किंग कमज़ोर पड़ रहा है, अमर नायक उस पर अटैक करने लग जाएंगे, अमर नायक खुद को इंडिपेंडेंट बनाने लग जाएंगे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि विजयनगर का जब कोलाप्स हुआ तो ये अमर नायक सिस्टम ने उस कोलाप्स को काफ़ी ज़्यादा हेस्टेन कर दिया। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि इनको टेरिटरीज दी जाती थी, इनके पास अपनी टेरिटरी में रूल करने के पूरे पावर्स होते थे, टैक्स वगैरह वहाँ पे चार्ज कर रहे होते थे, हॉर्सेस और एलिफेंट्स की अपनी पूरी आर्मी ये लोग बना रहे होते थे और किंग्स के अंडर में होते थे। तो किंग्स के अंडर में खुद को एक्सेप्ट करते थे, किंग्स की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करते थे, उसको ट्रिब्यूट्स वगैरह दिया करते थे, एनुअल गिफ्ट वगैरह दिया करते थे, उसके सामने पेश होते थे, उसकी पावर को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन कई बार रिबेल भी कर जाते थे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, वाटर वर्क जो हमें विजयनगर एम्पायर का देखने को मिल जाता है। कमलापुरम, ये लोग बहुत सारे टैंक्स वगैरह बनवा लेते थे, लेकिन कमलापुरम टैंक है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम। इसको 15th सेंचुरी में बनवाया गया था। फिर एक कैनाल है हेरिया कैनाल, जिसको संगम डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था। ये एमसीक्यू में ज़रूर पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन जो 8 मार्क के लिए ज़रूर बनता है इस चैप्टर से, वो है फोर्टिफिकेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन दो, अब्दुल रजाक का डिस्क्रिप्शन दो। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की कोई भी लाइन कट नहीं करी है, मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है, क्योंकि पूरा लिखने को आएगा, आपको पूरा पता होना चाहिए।
पता है मेरे को रैपिड रिवीजन है, लेकिन इसको नहीं स्किप कर सकते भाई। तो अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन अम्बेसडर थे, वो यहाँ की फोर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। इन्होंने यहाँ पे 7 लाइन्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ एग्रीकल्चर जो लैंड है उसको वो नहीं किया गया है, या फिर सिर्फ पैलेसेस वगैरह को कवर नहीं किया गया, बल्कि हमें देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड है, मतलब सिटी के आसपास जो एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, जो सिटी के आसपास के फॉरेस्ट हैं, इवन हिल्स हैं, उनको भी इन्होंने कवर कर लिया है अपनी फोर्टिफिकेशन में। जो आउटर मोस्ट वॉल है वो हिल्स से लिंक करती है। हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे फोर्टिफिकेशन में कोई भी मोटार एजेंट यूज नहीं किया जाता है, बल्कि पूरा इंटायरली मेजनरी, मतलब रॉक से, बड़े बड़े पत्थरों से इनको बनाया जाता है। ये जो पत्थर है स्लाइटली टेपर्ड होते हैं, यानी कि वेज शेप्ड होते हैं, एक तरफ से मोटे एक तरफ से पतले। तो क्योंकि ये वेज शेप्ड होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटकते चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी सीमेंटिंग एजेंट जैसे कि मोटार यूज नहीं किया जा रहा है, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के टैंक में किया गया था, यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वेज शेप के पत्थर को लगाया जाता है और जो बीच में गैप बचता है उसमें मिट्टी वगैरह अर्थ पैक उसको कर दिया जाता है, मतलब रबल बेसिकली डेबरी वहाँ पे डाल दिया जाता है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर बेस्टियंस भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी वॉल है, तो ऐसे बेस्टियन उसमें बनाए जाते हैं। ये बेसिकली डिफेंसिव पर्पसेस के लिए आप बनाते हो। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन आप वॉल्स के बारे में याद रखेंगे और लिख के आएंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो। सिमिलरली जब पेस यहाँ पे आया तो उन्होंने भी बोला कि भाई यहाँ की वॉल्स बहुत बढ़िया हैं। इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि फर्स्ट सर्किट ऑफ वॉल्स से आप एंटर करते हो तो आपको एक बहुत बड़ा एरिया देखने को मिल जाता है, जिसके बीच में हमें फील्ड्स देखने को मिल जाते हैं, राइस सो किया जा रहा है, गार्डन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें फोर्टिफिकेशन के अंदर हैं। आपको बहुत सारा वाटर देखने को मिल जाता है, बेसिकली रिवर वाटर और कैनाल सब कुछ इन्होंने फोर्टिफिकेशन में कवर कर दिए हैं। और इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि यहाँ पे 2 लेक्स है जिससे वाटर फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया हमारे फोर्टिफिकेशन का। एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि फोर्टिफिकेशन इस तरीके से क्यों किया जा रहा था। मिडीवल इंडिया में सीजेस जो होते थे ना कि एक एम्पायर पे आपको अटैक करना, तो आप क्या करते थे कि मान लो ये उनका फोर्टिफिकेशन है तो आप उनको घेर के खड़े हो जाते थे और उनका खाना पीना बंद कर देते थे। थोड़े दिन में उनको हार माननी पड़ती थी। लेकिन विजयनगर एम्पायर ने क्या किया, इन्होंने एक सिंपल शॉर्टकट मेथड यूज नहीं किया कि हम ग्रेनरीज अंदर बनवा लेंगे। इन्होंने क्या किया, हम सब कुछ ही अंदर कर लेंगे फोर्टिफिकेशन के, खड़े रहो फोर्ट के बाहर, हमें क्या लेना देना। तो ये विजयनगर एम्पायर की पावर्स को दिखाता है कि कितनी ज़्यादा पावर इनके पास थी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की। ये इतनी सारी रिसोर्सेज इस फोर्टिफिकेशन में लगा पा रहे थे, इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले पा रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं रॉयल सेंटर की, फिर हम बात करेंगे सेक्रेट सेंटर की। सबसे पहले वैसे 2 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। रॉयल सेंटर का 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, सेक्रेट सेंटर में हमें 8 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पूरा डिस्क्रिप्शन ध्यान से सुनना। कहाँ था, इस साउथ वेस्टर्न पार्ट था हमारे एम्पायर का। वैसे तो रॉयल सेंटर में क्या होना चाहिए, किंग्स के पैलेसेस वगैरह होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी हमें 60+ टेम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें 30 ऐसे कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं जिसको हमने बोला है कि देवर पैलेसेस। पैलेस का मतलब ये नहीं है कि इनमें राजा रहता ही होगा, लेकिन हमने बोल दिया है कि भाई दीज आर पैलेसेस। एक डिफरेंस हमें टेम्पल और पैलेसेस की बिल्डिंग में देखने को मिलता है, वो ये है कि जो टेम्पल की बिल्डिंग्स हैं वो इंटायरली मेजनरी वर्क की बनी हुई है, मतलब पूरी पत्थरों से बनी हुई है। लेकिन जो हमें ये बिल्डिंग्स देखने को मिली है जिनको हमने बोला है कि ये पैलेसेस हैं, इनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि मे बी नीचे का काम हमारे स्टोन्स वगैरह से किया गया है, लेकिन ऊपर का कोई पार्ट सर्वाइव नहीं करता, मे बी क्योंकि वो काम जो था वो वुड वगैरह से किया गया होगा। देखेंगे हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो डिस्क्रिप्शन देख ही लेते हैं। एक बिल्डिंग पैलेस स्ट्रक्चर में जो देखने को मिला है वो है किंग्स पैलेस। अब इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे राजा रहता था, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल हॉल्स देखने को मिले हैं। एक प्लेटफॉर्म देखने को मिला है ऑडियंस हॉल, दूसरा देखने को मिला है महानवमी डिब्बा। दोनों का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस हॉल क्या था, ये एक हाई प्लेटफॉर्म था जिसमें हमें वुडन स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वुडन स्लॉट्स बहुत पास पास ऐसे लगाए गए हैं। उन वुडन स्लॉट्स से हमें ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमें सीढ़ियाँ देखने को मिल जाती जिससे आप 2nd फ्लोर में जा सकते थे। लेकिन इसका यूज़ क्या होता होगा, इतने पास पास वुडन स्लॉट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जगह तो बची ही नहीं, तो यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाएगा, नहीं पता। महानवमी डिब्बा, ये चीज़ लिख के आना, क्या मैं नहीं पता। फिर महानवमी डिब्बा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा 8 मार्क के लिए आएगा, डिस्क्रिप्शन बड़ा लग भी रहा है, पूरा हम देख लेते हैं। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द सिटी में बनाया गया है। ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है जिसका बेस है अबाउट 11,000 स्क्वायर फीट एंड हाइट है अबाउट 40 फीट की।
इसमें हमें देखने को मिलता है कि एविडेंस मिला है कि इसके ऊपर वुडन स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ बनाया गया होगा जो कि सर्वाइव नहीं कर पाता। यहाँ पे भी वुडन स्ट्रक्चर देखने को मिला जो कि सर्वाइव नहीं कर पाता। तो क्या समझ में आ गया कि जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस को जिनको हम पैलेसेस बुला रहे हैं उनमें हमें जनरली वुड वर्क देखने को मिलता है, लेकिन टेम्पल में हमें इंटायरली मेजनरी वर्क देखने को मिल रहा होता है। इनके जो हमारा सर्वाइव करने वाला पोर्शन है महानवमी डिब्बा का, उसमें हमें क्या देखने को मिला कि बहुत सारे रिलीफ कार्विंग्स वगैरह हैं। ये फोटो देख लो, ये है हमारा महानवमी डब्बा का प्लेटफॉर्म, और उसको प्लेटफॉर्म का अगर आप क्लोज व्यू देखो तो ऐसे रिलीफ कार्विंग्स हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह चीज़ें वगैरह बनाई गई हैं। अब बोला जाता है कि वो रिचुअल जो इस जगह पे परफॉर्म किए जाते होंगे मे बी दे कोइंसाइडेड विद महानवमी बुला लो, चाहे दशहरा बुला लो, चाहे दुर्गा पूजा बुला लो, चाहे नवरात्रि या महानवमी बुला लो, हर जगह पर इस चीज़ को अलग अलग नाम से, अरे महानवमी 2 बार क्यों आ गया भाई, हर जगह को इस फेस्टिवल को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आपकी जगह पर कुछ और, हमारी जगह पर जनरली नवरात्रि इसको बुलाया जाता है। अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड में बहुत सारी सेरेमनीज परफॉर्म की जाती होंगी। फॉर एग्जांपल इमेज वर्शिपिंग गॉड्स वगैरह की, स्टेट जो हॉर्स है उसकी वर्शिपिंग, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स जैसे कि बफेलो हो गया, अदर कैटल्स वगैरह को उनका सेक्रीफाइस किए जाते होंगे। जो राजा वगैरह थे उनके जो स्पेशल गेस्ट वगैरह थे वो डांस देखते थे, रेसलिंग मैचेस, प्रोसेशन यानी कि मार्च वगैरह होती थी, कैप्रिजन यानी कि हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को, सैनिकों को सजाया जाता था, उनकी मार्च वगैरह परेड वगैरह होती थी, उनको राया वगैरह देखा करते होंगे। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे राया के गेस्ट वगैरह आते थे, वो इन फंक्शंस को देखते थे। जो सबॉर्डिनेट किंग्स हैं या फिर जो नायक वगैरह हैं वो भी यहाँ आते थे और राया के सामने उनको ट्रिब्यूट देते थे, उनको गिफ्ट वगैरह दिया करते थे। तो ये पूरा हमें महानवमी डिब्बा के एसोसिएटेड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें यहीं पे होती होंगी, हमें इसका एविडेंस नहीं देखने को मिले, क्योंकि इतनी जगह हमें इस जगह पर देखने को नहीं मिली है कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे कराई जाए। अब हमारे रॉयल सेंटर में और भी बिल्डिंग थी। हो सकता है आपसे जो 8 मार्क का क्वेश्चन है वो हर एक बिल्डिंग के बारे में पूछे। यही क्वेश्चन मैंने अपने 8 मार्क के सैंपल पेपर में डाला हुआ है, तो आपको सारी बिल्डिंग के नाम पता होना चाहिए। अगली बिल्डिंग है हमारी लोटस महल। नाम बड़ा रोमांटिक है लेकिन काम क्या था हमें नहीं पता। एक गैस हमने ये लगाया है कि मे बी इसको एज अ काउंसिल चेंबर यूज किया जाता होगा। इसका जो नाम है ये ब्रिटिश ट्रेवलर्स जो कि 19th सेंचुरी में आए थे उन्होंने इसका नामकरण किया है। फिर एक हमें हजार राम टेम्पल देखने को मिल जाता है। ये नीचे वाली है हजार राम टेम्पल में एक आपको ऐसे कार्विंग्स देखने को मिल रही हैं। अब हजार राम टेम्पल सेक्रेट सेंटर में नहीं है। सेक्रेट सेंटर यानी कि वो जगह जहाँ पे ज़्यादातर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे नहीं है। ये हजार राम टेम्पल है रॉयल सेंटर में। तो मे बी ये वो जगह थी जहाँ पे किंग और उसकी जो फैमिली है वो वर्शिप करने पहुँचा करती होगी। अब सारे जो इमेजेस वगैरह हैं वो तो सर्वाइव नहीं करते, लेकिन जो स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए थे, जो कार्विंग्स वगैरह किए गए थे वो हमें देखने को मिल जाते हैं और हमें समझ में आता है कि मे बी यहाँ पे रामायण के सीन्स को डिपिक्ट किया गया है। तो ये फोटोज भी याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल टॉपिक जो कि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर में हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जिनकी बात हम कर रहे होंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है ना कि विजयनगर जो सिटी इस जगह पर क्यों बनाई गई थी, मे बी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ गॉड्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल हमारी पंपा देवी हो गई। सिमिलरली जो हमारे सुग्रीव वाला जो सिनेरियो है, जो हमारा मंकी किंगडम था रामायण का, वो भी बोला जाता है कि यहीं के हिल्स में बसता था। ऐसे ही हमें मल्टीपल गॉडेस कल्ट्स यहाँ से एसोसिएटेड देखने को मिल जाते हैं। हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ के जो गॉड विरूपक्षा है इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जो किंग्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि हम इनके बिहाफ में रूल कर रहे हैं इस जगह पर। जितने भी रॉयल ऑर्डर्स होते हैं उनको श्री विरूपक्षा, कन्नड़ स्क्रिप्ट में लिखा जाता है श्री विरूपक्षा, उससे साइन किया जाता है। जो रूलर्स वगैरह हैं वो हिंदू सुरातना टाइटल को होल्ड करते हैं, जिसका मतलब है हिंदू सुल्तान। बेसिकली खुद को गॉड से बहुत ज़्यादा एसोसिएट करके रख रहे होते हैं। यहाँ पे हमें टेम्पल्स में कुछ स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक है राया गोपुराम। ये आपको देखने को मिल रहा है एक गोपुराम, मतलब बड़े बड़े टावर बनाए जाते थे टेम्पल्स के श्राइन के सामने, जिससे बेसिकली दूर से ही दिख जाता है। इतना बड़ा टावर बनाया गया, गेटवे बनाया गया, टावर लाइक स्ट्रक्चर। तो गेटवे ही कई किलोमीटर दूर से दिख जाएगा, तो दूर से ही लोगों को पता चल जाएगा इसके अंदर एक टेम्पल हमें मिलेगा। तो ऐसे गेटवेज बहुत सारे बनवाए जा रहे थे और मंडप्स और पवेलियंस बनवाए जा रहे थे। मंडप पवेलियन मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर की, ओपन स्ट्रक्चर है, ऊपर रूफ है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते थे। वैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा एक कल्याण मंडप है। मतलब ये मंडप के अंदर
डाइटीज की शादी वगैरह सेलिब्रेट की जाती थी। अब हम बात कर लेते हैं पहले विरूपाक्ष टेम्पल की, फिर विट्ठल टेम्पल की। इसका जो अर्लीस्ट श्राइन था वो 9th 10th सेंचुरीज में बनवाया गया था, लेकिन इनके टेम्पल्स में क्या किया जाता था, कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता था अलग अलग टाइम पे बहुत बार। तो कृष्णदेव राय ने जब पावर होल्ड करी, एक्सेशन थ्रोन में आए, थ्रोन होल्ड किया, तो उन्होंने यहाँ पे जो मेन श्राइन था उसके सामने का हॉल बनवा दिया। फिर उन्होंने बाद में ईस्टर्न गोपुराम बनवा दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे हॉल्स वगैरह इस टेम्पल में बनवा दिए गए थे। तो इन हॉल्स का अलग अलग पर्पस होता था। किसी हॉल में इमेजेस को रखा जाता था कि वहाँ पे फंक्शन दिखाए जाते थे, डांसेस उनको दिखाए जाते थे। कहीं पे जैसे कि कल्याण मंडप था, उसमें उनकी मैरिजेस को सेलिब्रेट किया जाता था। कोई मंडप, कोई हॉल ऐसा होता था जहाँ पे सिर्फ उनको झूला झुलाया जा रहा है। तो ऐसे हमें मल्टीपल यूजेस इन हॉल्स के देखने को मिल जाते हैं। प्लस हमें ये भी ये जो हमारा ये है हमारे विरूपाक्ष टेम्पल का एक एरियल व्यू। तो अगर आपसे विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में लिखने को आएगा तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे मेंशन करके आ रहे होंगे। फिर विट्ठल टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल में विरूपाक्ष जो लॉर्ड है वो सबसे चीफ डाइटी है, यानी कि ये शिव जी से एसोसिएटेड है। विट्ठल टेम्पल हमारे विट्ठल डाइटी से एसोसिएटेड है, जो कि हमारे विष्णु जी का एक फॉर्म है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विष्णु जी मेनली महाराष्ट्र रीजन में बहुत वर्शिप किए जाते थे, लेकिन उनका एक फॉर्म विट्ठल अब इस सदर्न इंडिया के रीजन में वर्शिप किया जाने लगा है। तो एक इंटीग्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें भी हमें मल्टीपल हॉल्स देखने को मिल जाते हैं और इसमें हमें एक यूनिक श्राइन देखने को मिलता है जो कि एक चैरियट की तरह बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ा टेम्पल है जिसमें एक जो श्राइन है वो ये चैरियट की तरह बनाया जाता है। अब गांधी वाले चैप्टर में मैं तुम्हें एक सेकंड हाई क्वालिटी एडिटिंग करेंगे हम। गांधी वाले चैप्टर में मैं तुमको गांधी दिखाऊं ना दिखाऊं, हम्पी वाले चैप्टर में हम्पी दिखाना तो बनता है। 50 रुपए के नोट में यही जो चैरियट टेम्पल है हमें वो देखने को मिल रहा होता है। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन की भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। हमें चैरियट टेम्पल्स के साथ चैरियट स्ट्रीट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन सिर्फ विट्ठल टेम्पल में नहीं। ये जो चैरियट स्ट्रीट है ये मल्टीपल टेम्पल्स में हमें देखने को मिल रही होती है। बेसिकली बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स बनाई जा रही होती हैं और उनके आजू बाजू हमें क्या देखने को मिलता है, ये स्ट्रेट स्ट्रीट है, उसके आजू बाजू पवेलियंस बनाए गए हैं जिसमें लोग अपने बाजार सेटअप कर लेते थे, अपनी शॉप्स वगैरह सेटअप कर लेते थे। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आप लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब इस वीडियो की आखिरी बात, तुमको पता है आज मैं कितने बजे उठा? 5 बजे विराट कोहली की बैटिंग देखने के लिए, और आउट हो गया। कब आएगी सेंचुरी? कब?